देखिए, पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था, और वो कौन सा फोर्स था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फटाफट से हम देखते हैं। वो फोर्स डिपेंड करता है उस चार्ज के वैल्यू पर, यानी वो चार्ज जितना ज़्यादा होगा ना, उस चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। उस चार्ज की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसमें फोर्स लगेगा। और चौथा है, वी और बी के बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे ये बी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, और उसके बीच का एंगल कितना है, मान लो थीटा। ये वी क्या है, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, वेग की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो उसके साइन, उस थीटा, उस एंगल के साइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ये वाला साइन हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं के। और ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है, 1। तो ऐसे सिस्टम में जब के की वैल्यू 1 लोगे तो आपके पास एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। और अब प्रश्न उठता है, सर कि इस एफ की डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे। तो एफ की डायरेक्शन ना वी और बी को मिलाने, ये देखो, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है वो एक प्लेन है, एक समतल है, और इस प्लेन में वी और बी है। तो एफ की डायरेक्शन वी और बी को, वी और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है एफ की डायरेक्शन। अब बोलोगे सर, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आप बोल रहे हो तो वो ऐसे भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है। परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ हो सकता है, तो वो कैसे पता चलेगा कि किस तरफ है। तो आपको मैंने आज के इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि एफ की डायरेक्शन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ना वी से बी की तरफ, वी से बी की तरफ आप कल्पना कीजिए कि आपके इसी स्क्रू को घुमा रहे हैं वी से बी की तरफ। मान लीजिए कोई स्क्रू है और वी से बी की तरफ घुमाना है अपने को, तो वी से बी की तरफ घुमा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए ऐसे घुमा रहे हैं, क्योंकि वी इधर है बी उधर है, तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। ऐसे घुमाने का अर्थ है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। और आप कल्पना करो, जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू खुलेगा, ढीला होगा और खुलेगा, और खुलेगा तो ऐसे बढ़ेगा कि अंदर बढ़ेगा, बाहर, यानी फोर्स की डायरेक्शन बाहर होगी। बहुत सरल था। अगर मैं ऐसे बनाता, ये वी ऐसे बनाता और बी ऐसे बनाता, आपको वी से बी की ओर ही घूमना है, क्योंकि इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो Q के बाद V क्रॉस B, Q इंटू वी क्रॉस बी लिखना होगा। तो V पहले लिखा है, B बाद में लिखा है, इसलिए आपको घूमना हमेशा पहले वाले से बाद वाले की तरफ है, यानी V से B की तरफ घूमना है। अब आप V से B की तरफ, अगर मैं V ऐसे बना रहा हूँ और B ऐसे बना रहा हूँ, तो अब आप स्क्रू को वी से बी की दिशा में घुमाइए। अब स्क्रू को कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घुमा रहे मतलब स्क्रू टाइट हो रहा है, और टाइट होता है स्क्रू तो अंदर जाता है, यानी अब की बार जो एफ की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। इस तरीके से हम एफ यानी फोर्स की डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं, उसका पता लगाते हैं। और इस पर हम लोग दो नियम भी पढ़े थे। एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि बाएं हाथ के आप इन तीन उंगलियों को आप फैलाइए और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखो आप, ये है मिडिल फिंगर, ये है फोर फिंगर, और ये है थंब। अब यदि ये मिडिल फिंगर वी की डायरेक्शन को, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करे, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, तब एफ की डायरेक्शन इस थंब द्वारा दी जाएगी, यानी कि, है ना, फोर्स की डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, देखो ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, है ना। एक तो
ये नियम हो गया एफ की डायरेक्शन को पता करने का। और दूसरा ये है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, यानी राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। इसी चीज की डायरेक्शन को पता करने का दूसरा नियम वो ये कहता है कि अगर ये, सबसे पहले तो आप अपने राइट हैंड के जो हथेली को इस तरीके से फैलाओ कि ये जो अंगूठा है यानी जो थंब है वो उंगलियों के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अब यदि ये अंगूठा यानी कि जो थंब है वो उस पार्टिकल के डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करे, उसके मोशन के डायरेक्शन को शो करे, और उंगलियां जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करें, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वी की डायरेक्शन, तब उस पर लगने वाला फोर्स हथेली के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ यानी जिस दिशा में हथेली खुली हुई है उस तरफ एफ की डायरेक्शन होगी। ये जैसे ये वी की डायरेक्शन और ये बी की डायरेक्शन, तो ये एफ की डायरेक्शन। क्लियर है? तो दोनों ही नियमों से हम फोर्स के डायरेक्शन को जान सकते हैं। और इतनी बातें हुई थी, अब इसके आगे की कहानी पढ़ रहे हैं ये वाले में। हाँ, तो स्क्रू ऐसे घुमाएंगे तो नहीं खुलता क्या? देखो वी से बी की तरफ घुमाना है, यानी कि ना जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, ये वी बी लिखा है, तो जैसे ए क्रॉस बी होता है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों अलग अलग चीज है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? आप स्क्रू को ए से बी, जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है और ये बी लिखा है ना, तो ए से बी की दिशा में आप स्क्रू को घुमाइए, तो ए से बी की दिशा में स्क्रू को घुमाएंगे। ए से बी की दिशा में क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी लिखा है। अगर मेरे को बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पता करनी होगी तो मैं बी से ए की दिशा में स्क्रू को घुमाऊंगा, जो पहले लिखा होता है उससे बाद वाले की तरफ में स्क्रू को घुमाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे बी से बी की दिशा में क्यों स्क्रू को घुमा रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, वी क्रॉस बी, तो वी से बी की दिशा में घुमाना है। तो अगर ऐसे रहेगा तो वी से बी की दिशा में, और देखो ना मैं दूसरा ऑप्शन पे बताया हूँ, अगर वी ऐसा है और बी ऐसा है तो वी, अब वी से बी दिशा में घुमाने के लिए हमको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो एक तरफ में वो एफ की दिशा बाहर होगी और एक तरफ अंदर होगी। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे ना मैथ्स में, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा ये, क्योंकि ये वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सदिश गुणा, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम लोग। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन का उतना क्या कुछ महत्व नहीं रहता, बिकॉज दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना तो वो कुल मिलाकर के ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मगर दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होती है बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसके केसेस समझिए आप सब ध्यान से। तो ये जो नियम मैंने आपको बताया है अभी, दाहिने हाथ की हथेली वाला नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 है ना, ये बहुत काम के नियम है, अभी फिर से इस्तेमाल होने वाले हैं, तो आप उनको ध्यान रखें और रिवाइज करते रहें। अब सुनिए, अब हम केसेस की बात किए थे यहाँ पे, आज फिर से इसी इक्वेशन में हम केसेस लगाएंगे। तो पहला है केस आपका कि यदि v 0 हो गया, यदि v 0 हो गया तो क्या होगा, देन f इज 0। v को 0 रखोगे, 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, यानी पार्टिकल मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में को रखा है, लेकिन अगर रेस्ट पे रखा हुआ है यानी रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो कब लगेगा? जब वो चल रहा होगा तभी लगेगा, चल रहा होगा तभी लगेगा। अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए थीटा 0 हो गया, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज बताता हूं, 0 या फिर 180 हो गया, 0 या फिर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है। कैसे चल रहा है? पैरेलल यानी समांतर। तो पैरेलल चलने पर भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चले, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले। ये दोनों ही पैरेलल वाले केस हैं।
दोनों ही कैसे वाले केस है? बस एक में बी की दिशा में ही चल रहा है और ये बी की अपोजिट दिशा में चल रहा है। इस दिशा में एंगल 0 होगा और इस दिशा में एंगल कितना होगा? 180। ये देखो, बी अगर ऐसा हो और वी अगर ऐसा हो तो ये 180 एंगल है पूरा। और ये वाले केस को देखो, बी अगर ऐसा हो और उसी पर वी हो तो 0 एंगल। दोनों ही केसेस में जब आप थीटा की वैल्यू 0 या 180 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। तो दोनों ही केसेस में एफ कितना मिल जाएगा? यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, यानी 0 डिग्री बनाते हुए या फिर 180 डिग्री बनाते हुए अगर चल रहा हो, तो उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। ये बातें हमने कल की थी। अब तीसरी बात देखो, और ये तीसरी बात आगे बढ़ेगी आज, ठीक है? अभी तक वाली बातें रिवाइज चल रही थी। अब देखो, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जावे, अब क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सुनो, तब एफ के फॉर्मूला में क्या गजब फर्क आएगा। तो क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा की जगह 90 रख देंगे तो, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या मिलेगा आपको बताओ? क्यू वी बी मिलेगा। ये तो साइन 90 1 हो गया और ये साइन 90 1 हो गया, मतलब 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि अब जो फोर्स की वैल्यू मिली है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है। फोर्स की वैल्यू कितनी मिली है? मैक्सिमम मिली है। ये थीटा बराबर 90 का अर्थ क्या है सर, मुझे ये बता दो आप। परपेंडिकुलर कौन किसके? ये व्हाट इज थीटा? जब हमने बात शुरू करी थी तो थीटा क्या था? थीटा था बी और वी के बीच का एंगल, है ना? थीटा हमेशा किसके किसके बीच का एंगल है? यहाँ पे वी और बी के बीच का एंगल है। और वो कितना हो जाए अगर? अब कहानी आगे बढ़ रही है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड हमारा बहुत जबरदस्त कंक्लूजन निकलने वाला है। सो आप सब ध्यान से देखना। अब मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, ये वाला इसके लिए था, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? मेरे को बात अब इस वाले केस के लिए करनी है, आगे की बातें इस पे होंगी। देखो, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है यानी ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जब अंदर की तरफ होती है तो हम उसको कैसे शो करते हैं? आपको पता है, क्रॉस क्रॉस से। आपको मैं बताया हूँ ना। और परपेंडिकुलरली अगर बाहर की तरफ हो तो कैसे शो करते हैं हम लोग? डॉट से शो करते हैं। तो अभी मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है, क्लियर है? ये देख, मैंने इसे क्रॉस क्रॉस से शो कर दिया। इसका अर्थ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ है। और ये डायरेक्शन है मान लो वी का। तो ऑब्वियस सी बात है 90 है वी का डायरेक्शन। ये जो जैसे व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है ऐसे, तो उस पर ये वी का डायरेक्शन यानी ऐसे, और बी का डायरेक्शन कैसा है? अंदर। अंदर मतलब उधर, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर मतलब ये ऐसे हो गया, और वी कैसा है? तो देखो 90 अंश बन रहा है। ये अंदर की तरफ किसका डायरेक्शन है? बी का डायरेक्शन है, और वी का डायरेक्शन हो गया 90। अब मेरे को बताओ, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 जिसको हम लोग अभी पढ़े थे, उसका इस्तेमाल करके बताओ कि उस पार्टिकल पर अगर वो चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की दिशा ऐसे है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मोशन करे उसकी डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ है, तो उस नियम का इस्तेमाल करके मेरे को बताओ कि एफ की डायरेक्शन क्या होगी? एफ की डायरेक्शन यानी उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप हथेली को ऐसे फैलाओ, हथेली को फैलाओ, ठीक है? हथेली को फैलाने के बाद ये राइट हैंड वाली हथेली को फैलाने के बाद आपको दिमाग लगाना है कि उस नियम में क्या क्या कहा गया था। तो अंगूठे को किसकी डायरेक्शन में रखना है सर? अंगूठे को रखना है चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में, और उंगलियां होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। तो आप उंगलियों को ऐसे रखिए क्योंकि ये बोर्ड के अंदर है, और देख लो मेरा अंगूठा किधर है? ऊपर ही वी की डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही? तो बताओ एफ किधर होगा? हथेली के परपेंडिकुलर इधर, यानी इधर, यानी उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इधर।
नहीं लगेगा क्या? हथेली को आपको ऐसे रखना है, ऐसे क्यों रखना है? क्योंकि मैंने ये देखो ना, इधर क्या छपा हुआ है, क्रॉस क्रॉस छपा, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस बोर्ड के अंदर है, ये ऐसे है, तो उधर उंगलियां रखनी थी मेरे को, और अंगूठा किधर रखना है? हाँ, वो मोशन उसका ऐसा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? यानी यहाँ पे अब देखो, एक कंक्लूजन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कैसे कड़ी कड़ी जुड़ रही है, ध्यान से सुनना। यानी कि यहाँ पे खास बात क्या है सर, कि उस चार्ज की जो मोशन की डायरेक्शन है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है सर। परपेंडिकुलर है ना? तो अब हम ये देखते हैं कि अगर उसके मोशन और चार्ज की सॉरी मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है, तो उस पार्टिकल पर वर्क डन कितना होगा? उस पार्टिकल पर वर्क डन, तो देखो ध्यान से, बहुत गजब का खेल बता रहा हूं मैं आपको। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। कितना होता है? तो डी की वैल्यू निकल जाएगी यहां से वीटी। तो डी की वैल्यू जब यहां रखेगा, बहुत गजब का खेल है, तो डब्ल्यू इक्वल कितना हो जाएगा बताओ बेटा? एफ वेक्टर डॉट वी टी, है ना? टी जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये डॉट एक्चुअली वी के लिए है। क्लियर है? अब सुनो, ए डॉट पी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? बहुत गजब की चीज आपको जानने को मिल रही है, ध्यान से समझिए। तो एफ डॉट पी का फॉर्मूला कितना होना चाहिए? करेक्ट, एफ पी कॉस थीटा बट कॉस 90, क्योंकि एफ और वी की डायरेक्शन देख लो आप, और ये एफ की डायरेक्शन ऐसे कैसे है वो बताया अभी मैं आपको, 90 होगा और ये टी होगा, तो 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। वर्क कितना हो जाएगा? 0। वर्क डन 0। उस चार्ज पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ये सब बात आपको डिटेल में बुक में लिखी हुई, आप एकदम अच्छे से पढ़ोगे ना तो जबरदस्त आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि वर्क डन 0, इसका मतलब क्या है कि उस पार्टिकल पर फोर्स तो लग रहा है, उस पार्टिकल पर फोर्स नहीं लग रहा है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स लगने के बावजूद उस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ये बहुत गजब का खेल है। दिमाग लगाओगे तो बोलोगे सर फोर्स लगता है तो काम तो होता ही है, वर्क डन होता अच्छा, ये तो एकदम कंपलसरी चीज है, लेकिन ये थोड़ी हटके चीज है, ये अलग वाला केस है। फोर्स लग रहा है मगर वर्क डन नहीं हो रहा है। अब वर्क डन नहीं होगा तो क्या होगा सर? अब ध्यान से सुनना, वर्क डन नहीं होगा तो उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज क्लास 11th में आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से सुनना, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट पर आप जितना वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्क डन जो है उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो u वेलोसिटी से चल रहा है, या कक्षा 11वीं की बात बता रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ, सिंपल फॉर्म आपको जानने के लिए। कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, आपने उस पर थोड़ा फोर्स लगाया और उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। उसकी वेलोसिटी पहले u थी, आपने उस पर थोड़ा फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया? उसकी वेलोसिटी को v कर दिया। अब पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, उसकी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर। वेलोसिटी u है तो u स्क्वायर, इधर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो प्रश्न ये उठता है कि सर पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी, ये बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी और पहले की काइनेटिक एनर्जी, दोनों में जितना भी डिफरेंस होगा सर, एम वी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये डिफरेंस कोई और नहीं, वो जो आप उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें जो वर्क डन किए थे ना, स्पीड ऐसे तो नहीं बढ़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपके द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो उतना ही होगा जितना कि इनकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हुई थी। तो यहाँ वर्क डन क्या है? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी कि इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इनकी जो स्पीड है, स्पीड देखो सरल है, कुछ भी चीज कठिन नहीं है, मैं चेन से चेन जोड़ते जा रहा हूं। यानी कि हम लोग पहले फोर्स की डायरेक्शन देखे, फिर पता चला वी और एफ क्या है,
तो हमको वर्क डन 0 मिला। फिर हम लोग थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, सर फोर्स लग रहा है बावजूद इसके वर्क डन 0 है, ये तो गजब बात है। अच्छा, वर्क डन 0 है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा। स्पीड होगी इसकी यूनिफॉर्म, स्पीड इसकी क्या होगी, फोर्स लगने के बावजूद वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, क्योंकि सर्कुलर मोशन ही एकमात्र ऐसा मोशन है, सर्कुलर पाथ पे ही मोशन, एक सर्कुलर मतलब समझ रहे हो, वृत्तीय गति में ही ये पॉसिबल होता है कि फोर्स लगने के बावजूद उसकी स्पीड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, स्पीड कांस्टेंट रहे, फोर्स लगने। क्योंकि ये चीज़ों को आप रटो मत, आप समझो। आप कल्पना करो कोई चीज चल रही है और उस पर फोर्स लगा रहे हो, कोई चीज चल रही है उस पर आप क्या कर रहे हो, तो फोर्स लगाने पर उसकी स्पीड कैसे फिक्स रह सकती है, या तो उसकी स्पीड भयंकर बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है। एक्सीलेटर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी ना गाड़ी की, मगर यहाँ क्या है, फोर्स लग रहा है लेकिन वर्क डन 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, यानी स्पीड फिक्स। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, सर्कुलर मोशन में। कहाँ होता है, तो बोलोगे सर रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट ये मिला इस सब का, इस सब चीज से रिजल्ट ये मिला कि मेरे को ये पता चल गया कि वो जो चार्ज जो चल रहा है उसकी गति कैसे होने वाली है, उसकी गति सर्कुलर मोशन में होने वाली है। इस बात का सबूत इतनी बड़ी डिस्कशन से मिल गया। इसी को बताने के लिए मैं सब बता रहा था कि अब मैं डायरेक्ट ऐसे घुमाते था तो तुम लोग बोलते हैं आपको कैसे पता चला कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस बात का सबूत मिला है, वर्क डन 0, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस 0, स्पीड यूनिफॉर्म, मगर फोर्स लग रहा है। इस बात का सबूत देता है कि उस पार्टिकल का जो मोशन कैसा होना चाहिए, सर्कुलर मोशन होना चाहिए, तो वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। और आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो, सर्कुलर पाथ पे वो जैसे भी मोशन करेगा, मान लो इस पॉइंट पे आप बोलोगे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, आप टेंजेंट खींच दो, ये ऐसे जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर आप क्या कर दो, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब उस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन खींच दो जो सर्कल को उसी पॉइंट पर टच करती जाए, न कट करे न बाहर से निकल जाए, टच करे सिर्फ उसी पॉइंट पर। तो आप देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गया। अब आप हथेली को ऐसे रखो, वेलोसिटी की मतलब उंगलियां तो आपको फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, मगर अंगूठा कहाँ रखना है, हाँ तो ये देखो ऐसे रखो, देखो मैंने सही रखा है, दिख रहा है, जैसे वी है वैसे मेरा अंगूठा है, देख लो आप। और उंगली कहाँ है, फील्ड की डायरेक्शन में। अब देख लो हथेली कहाँ मुड़ रही है, मतलब हथेली की दिशा क्या है, नीचे। नीचे वो नीचे नहीं, इधर, यानी कि किधर, सेंटर की तरफ। एफ की डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगी, सेंटर की तरफ रहेगी। एफ की डायरेक्शन हमेशा सेंटर। पार्टिकल घूम घूम के यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, टेंजेंट खींच दो। अब वी की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। तो आप कैसे रखोगे हथेली को, ये देखो ऐसे दिख रहा है, अंगूठा वी की डायरेक्शन में, उंगलियां किधर है, अंदर। अब हथेली किधर खुल रही है, ऐसे। समझ में आ रहा है, हर हाल में एफ की डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। क्लियर है, ओके। अब सुनो मेरी बात। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तय हो गया कि वो सर्कुलर मोशन करेगा। इस बात का सबूत मिला कि नहीं मिला, किस किस तथ्य से मिला इस बात का सबूत, कि उस पर फोर्स लग रहा है बावजूद इसके उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी फिक्स है। अब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, सर वो चार्ज पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच कैन मूव एनी पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझ जाओ उसको कहीं ना कहीं से क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, यानी हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के एब्सेंस में कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से, कहाँ से मिल रहा है बताऊं,
सूर्य और पृथ्वी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही उस सेंट्रीपिटल फोर्स की भरपाई करता है, यानी कि वही आप वो मतलब सप्लाई करता है, या बोल सकते हो कि उसी रूप में वो उसको मिलता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर मोशन करते हैं, यानी उसको भी कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है पता है आपको? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे मिलता है। सो प्रश्न ये उठता है सर कि यहाँ पे भी अगर पार्टिकल अगर जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? तो वो कोई और नहीं, वो है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, QVB साइन 90। क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है ना। ये कौन सा केस चल रहा था? ये कहानी कहाँ से आगे बढ़ी थी? थीटा इक्वल 90 से आगे बढ़ी है ये कहानी, तो थीटा यहाँ पे 90 है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि उसके सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, अभी केंद्र बल की जो जरूरत है वो उसको वो जरूरत कहाँ से पूरी होती है उसकी? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, यानी कौन? QVB साइन 90। साइन 90 1 हो चुका है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? आर की वैल्यू निकाल रही है, मतलब निकालो आप, तो VV कटेगा, आर को उधर भेजो, MV होगा अपॉन QB होगा। ठीक है, यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आ रहा है? MQB अगर कांस्टेंट माने तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी ना वो उतना बड़ा घेरा बनाते हुए मुड़ेगा। यहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड जितनी, उतना बड़ा घेरे वाला वो सर्कुलर पाथ बना करके वहां मुड़ेगा, घूमेगा, है ना। ये देखो क्या दिख रहा है, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक कंक्लूजन मिला। दूसरा कंक्लूजन, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू इज इक्वल टू मोमेंटम, इज इक्वल टू मोमेंटम। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा, आर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ये ऐसे, P इक्वल MV हो गया। क्या हो गया? P इक्वल MV। तो यहां से आपको R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P भी मिल रहा है, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे कंक्लूजन्स हैं, ये सारे रिजल्ट्स हैं आपको जो प्रदान हो रहे हैं, आपको ये सब काम आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो उस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओ मेगा मेगा, हाँ मिटाओ इसको। मैं पहले बताओ ये कहीं आपको समझ तो नहीं आया ना धोखे से? अच्छा आ गया धोखे से सब। हाँ अब सुनो, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, बहुत काम की चीज है। वो इसलिए सर बिकॉज ये पूरे कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा आपके दो टॉपिक के बाद, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला, वो एग्जाम में आता है और उसका बेस यहीं छिपा हुआ है। दैट्स वाई आपको इसको अच्छे से समझना है। अब सुनो ना, एक चीज और सुनो, अभी आप देखते बस जाइए, आपको मजा आएगा। अब मैं आपको एक जबरदस्त वाली बात बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा, अब बोलोगे सर ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, दोनों में रिलेशन होता है, V इक्वल ओमेगा आर। V रेखीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग, यानी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और R इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। R इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी? तो V बाई आर होगा। R की वैल्यू यहां निकाले हो MV अपॉन QB, आइए उठाइए और यहां रखिए, तो V MV अपॉन QB होगा। डाउट है क्या? R की वैल्यू रख दिए, आप देख लो VV कट गया, QB बटे के बटे में इसलिए पलट पलट के ऊपर चले जाएगा, तो QB अपॉन M हो जाएगा। ये ओमेगा की वैल्यू निकल गई। कोई डाउट है क्या? पक्का? चलिए अब सुनिए मेरी बात सब ध्यान से।
अब हम उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? अर्थात एक बार सर्कुलर पाथ को यानी एक राउंड कंप्लीट करने पर उसको कितना समय लगता है। कितना राउंड कंप्लीट करने पर? एक राउंड कंप्लीट करने पर उसको कितना समय लगता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। सब बहुत सरल है सर, अब चीजें कठिन नहीं है, बस छोटे छोटे आपको फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखे, एक चीज का रिजल्ट आया, दूसरा फॉर्मूला लिखो, दूसरा 3 लाइन में रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट यहाँ मिला है। चीजें कठिन नहीं है, छोटी छोटी, कोई लंबा डेरिवेशन नहीं है, छोटे छोटे डेरिवेशन है। टाइम पीरियड आप निकालोगे यहाँ पे कैपिटल टी, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू निकली हुई है, चलिए ओमेगा की वैल्यू रख दो, कितना होगा बताओ? 2 पाई/क्यू पाई/एम होगा ना, क्यू बी/एम होगा। एम पलट के ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा? 2 पाई/m/क्यू बी हो जाएगा। क्या कठिन है, इतना सरल है। ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है वो भी सुनो। एक सेकंड में वो चार्ज पार्टिकल जितने राउंड पूरे कर लेता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड मतलब होता है एक सर्कुलर पाथ वाला एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक राउंड पूरा करने में जितना समय वो टाइम पीरियड, और एक सेकंड में ऐसे जितने राउंड कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना मिलेगा बताओ भला? 1/2πm/क्यूबी। तो ये पलट के क्या हो जाएगा? QB/2πm हो जाएगा, बटे के बटे पलटे ऊपर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया। कहीं डाउट है कि आपको बता दो मेरे को। यहीं से आपने उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो? चलिए वो पता करते हैं। अभी हम इसको मिटावें का? मिटा देवें? कहीं आपको डाउट है तो पूछ लेवें। कठिन है कि सरल है? सरल है ना, सीख लो, जान लो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ओमेगा निकल गया, यानी एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और ये रिजल्ट निकला है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ सेकंड लास्ट चीज इज काइनेटिक एनर्जी। चलिए मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv², जहां उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? v है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी, और उसको के ई बोल देंगे, के ई, काइनेटिक एनर्जी 12mv²। बोलोगे सर v कहाँ है? v तो बताओ, वेलोसिटी तो बताओ। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। देखो r निकला हुआ था mv/क्यूबी, याद है आपको? इसको आप v की वैल्यू निकालो तो v अकेला करो, क्यूबी को पलटाओ, m को नीचे लाओ, तो v की वैल्यू आएगी r/m। समझ में आया कि नहीं है? आइए v की वैल्यू रखते हैं, आइए घबराइए मत। तो कितना होगा बताइए? r/m, यम होल स्क्वायर बुला के दे, तो होल स्क्वायर को है ना, कितना होगा? 12m q² b² और r² को चलो लास्ट में लिख देता हूँ, ये m², ये कब ठोक m कटिंगा, q² b² r²/2m। दिस इज फॉर्मूला फॉर 2m। लिखो ना, हाफ लिखो या 2 लिखो, नीचे में बात एक ही है ना? नहीं समझ में आया क्या? आ गया ना? और सुनो, पावर, क्या चीज? पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी सुन लो, इतने में पावर आ जाएगा। देखो पावर वो तो फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है। किसका किसका स्केलर प्रोडक्ट होता है? लेकिन एक बात तो सुनो, यहां पे तो फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, बीच में एंगल कितना है? तो 90 डिग्री। तो कितना होगा? एफ वी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पावर की वैल्यू 0 आ जाएगी।
अब मैं ऐसे बोलूंगा तो तुम लोग क्या 1 बोल दोगे क्या? cos 90 की वैल्यू तो 8वीं कक्षा का बच्चा भी बता देगा। हाँ, तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे करके तो 1 सबका मालिक है, कैसे थोड़ी हो जाएगा। आपको cos 90 को देखना है, मेरे हाथों को नहीं देखना है, आपको cos 90 0 बोलना है। तो पावर कितना होगा यहाँ पे? 0, ठीक है। उस समय पावर 0 हो जाएगा। ये बस ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होता है बिकॉज इसका केस 4 बचा हुआ है। ये सब क्या चल रहा था पता है आपको? हाँ, ये तीसरा केस चल रहा है। वीडियो बन रहा है। अच्छा, ये आपने अभी जो देखा ना, हमने शुरुआत क्या किया था पता है आपको? लॉरेंज फोर्स जो निकाला था ना, F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, उसके दो केस जो एक एक लाइन में बन गए थे। V इक्वल 0 वाले, थीटा इक्वल 0 वाले। तीसरा केस थीटा इक्वल 90 डिग्री वाला चल रहा था। अब चौथा केस बनेगा। चौथा केस में कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है, छोटा काम है। सीखो तो सही। आपके बुक में देखो कैसा फोटो बनाई है, हेलिक्स वाला फोटो बनाया है, देखो दिख रहा है। अब देखो, तो वो चीज हमको समझना है, तो अब सब ध्यान से देखिएगा। अब चौथा केस देखो कि अगर थीटा ना तो 0 हो, ना तो 180 हो, ना तो 90 डिग्री हो, बल्कि बीच का कोई एंगल हो, तब क्या होगा? अब उस पर देखते हैं। देखिए, मैं इसको सरल रूप में बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि थीटा जो है वो कोई भी एंगल है, ना तो 0 है, ना तो 90 है, ना तो, इनको छोड़कर एक्सेप्ट दिस एंगल्स, ठीक है। इन एंगल के अलावा कोई और है थीटा, जैसे 45 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, 70 हो गया, इस टाइप से। अब ये एंगल था किसके किसके बीच? बी और वी के बीच। किसके किसके बीच था? तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये बी की डायरेक्शन है और मान लीजिए ये वी की डायरेक्शन है, ठीक है। बी और वी की, हाँ ऐसे बना देते हैं, उसमें क्या है। और उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब यहाँ पे आप v को बांटोगे दो कंपोनेंट्स में। कितने कंपोनेंट्स में? एक कंपोनेंट जाएगा b की डायरेक्शन में, v cos थीटा, बिकॉज थीटा इधर बन रहा है ना, तो जिधर थीटा बनता है उधर cos भेजना पड़ता है। और एक कंपोनेंट जाएगा b के परपेंडिकुलर, जाएगा सीधा v sin थीटा। क्लियर है? ये वाला कंपोनेंट तो इसकी दिशा में हो गया। इसके इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? मतलब v cos थीटा और b दोनों पैरेलल है, तो एंगल नहीं है इसमें, यानी यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। फोर्स क्यों 0 हो जाएगा? फिर से सुनो ध्यान से। इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में आप वी डैश मान लो। क्या मान लो? वी डैश। अब लगाओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन एंगल, साइन के बाद एंगल, वी वी डैश रखो और वी डैश और बी के बीच का एंगल बताओ। बी उधर ही है, वी डैश उधर ही है, तो कहाँ 90 हो जाएगा? ध्यान कहाँ है? तो साइन 0 जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा उस पार्टिकल पर, इसलिए चुपचाप लीनियर मोशन करेगा। बी की दिशा में कैसी मोशन करेगा? लीनियर मोशन करेगा, मगर उस पर एक फैक्टर और है, मतलब कि एक कंपोनेंट उसका और है v sin थीटा, जो कि बी के। और अभी केस नंबर 3 में हमने देखा कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो उस पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाता है। बहुत गजब समझने वाला केस है। अगर v b से थीटा एंगल बनाते हुए हो तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें से एक कंपोनेंट ये कहता है कि उसको लीनियर मोशन में चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? लीनियर मोशन में। लेकिन एक कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर होने के कारण वो ये कहता है कि सर, अभी तो हमने देखा केस नंबर 3 में कि जब कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। अब यहाँ
एक कंपोनेंट बोलता है कि उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना चाहिए, एक कंपोनेंट बोलता है उस पार्टिकल को लीनियर मोशन करना चाहिए, तो वो करेगा तो करेगा कैसे? इसलिए दोनों को सही मानते हुए वो दोनों मोशन करता है, यानी लीनियर भी करता है तो लीनियर भी करेगा, सर्कुलर भी करेगा, यानी कि वो हेलिक्स की तरह आगे बढ़ेगा, यानी कि इस तरीके की मोशन करेगा। ये देखो आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो जो आगे बढ़ रहा है वो इसके कारण, v cos थीटा के कारण, और जो सर्कुलर मोशन हो रही है वो इसके कारण। समझ में आया? ऐसा गजब का कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, आप देख सकते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे इतना जबरदस्त तरीके से इसमें बना हुआ है, आप पूछिए मत। ठीक है, और अब सुनो, ये तो v और b की बात हो गई, ठीक है। ये जो सर्कल्स घूम रहे हैं, मतलब जिस तरीके से वो गति कर रहा है, ये एक राउंड हुआ, एक सर्कुलर पाथ, फिर दूसरा सर्कुलर पाथ जिसमें वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो दो सर्कुलर पाथ के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको चूड़ी अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूड़ी अंतराल, चूड़ी जो पहनते हैं ना हम लोग, तो ये, और ये सेम होता है, ये इक्वल इक्वल होता है। देखो ये वाले सर्कुलर पाथ को अटेंड करने के बाद वो अगला आएगा जिसमें वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, फिर वो, तो ये जो गैप है ना, जितनी जितनी डिस्टेंस वो आगे बढ़ता है वो पिच कहलाता है। और इसकी दूरी, पिच की लंबाई निकाल सकते हैं, तो दूरी बराबर कितना होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है इसकी? v cos थीटा, तो v cos थीटा वेलोसिटी रखोगे, और टाइम होगा t, टाइम पीरियड, बिकॉज जब एक राउंड वो पूरा करेगा और एक राउंड पूरा करते टाइम वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, देख इधर से एक राउंड पूरा करेगा ये ऐसे, तो आगे बढ़ गया, और एक राउंड पूरा करने में लगा समय को टाइम पीरियड कहते हैं, इसलिए t यहाँ पे मैंने ये लिखा है। क्लियर है क्या? ये तो पिच की लंबाई का फॉर्मूला आप लिखेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, अभी हम लोग निकाले थे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाले थे 2πm/qb। ठीक है, तो अब सुनो कितना हो जाएगा बताओ? 2πmv cos थीटा बटे qb, ये पिच की लंबाई का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मैं आपको बस पिच की लंबाई का फॉर्मूला हो गया और कुछ नहीं है, बहुत सरल है, ये घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो उसके सर्कुलर पाथ है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई, सेंटर से लेकर के किनारे तक की दूरी रेडियस, और दो सर्कुलर पाथ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? पिच। पिच वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है? जब हमने टाइम पीरियड निकाला था, ये वाला फॉर्मूला, तो उसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, अब बता रहा हूँ, सुन लो। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं आर आया है क्या? आर देखो दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ना तो उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है, उसके सर्कुलर पाथ की ना तो रेडियस पर डिपेंड करता है, ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये चीज एक रिजल्ट था हमारे लिए, इसको आप ध्यान रखें। ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, ये इसका फोर्थ केस समाप्त होता है, और बस इतना ही था इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो उसका पाथ होता है आखिर किस फॉर्म में होता है? हेलिक्स के फॉर्म में। हिंदी में इसको बोलते हैं कुंडलिनी, यानी इसको बोलते हैं ना कुंडलिनी। हाँ, स्प्रिंग टाइप का मान लो, स्प्रिंग। ये वाला वर्ड अब देखो, ऐसे सांप ऐसे कुंडली मारते उस टाइप, मतलब मैं वही सुना था ना, तो ये समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ पूरा?